नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष आनंद। रायसीनाहिल्स.com के रोज़ के ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। 5 बड़े अखबारों ने अपने संपादकीय में आज क्या लिखा है, हम उसकी समीक्षा करेंगे। दोस्तों, मोटा-मोटी अगर आप देखें तो 5 अखबारों ने 3 मुख्य विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करा है। पहला तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग या बैठक थी हैदराबाद में, वो परसों ख़त्म हुई और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का तेलंगाना का जो विज़न है वहाँ पर चुनाव जीतने का अगले साल के चुनाव में, उस पर करीबन 3 से 4 अखबारों ने अपनी संपादकीय आज लिखी है। दूसरा दोस्तों, मानसून देश भर में लगभग काफ़ी जगहों पर आ चुका है अपने समय से पहले अब रफ्तार रखते हुए, और जो बारिश की जो कमी थी जून के जो महीने में देखी गई थी वो लगभग ख़त्म हो चुकी है। लेकिन देश के कई राज्यों में जैसे कि बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, केरल में अभी भी देखा जा रहा है कि बारिश बहुत ही कम हुई है। इस पर भी कुछ अखबारों ने अपनी चिंता जताई है। तीसरा जो टॉपिक है दोस्तों, यूएस और ईरान, आप जानते हैं दोनों का संबंध कई दशकों से ठीक नहीं है। लेकिन जब जो बाइडेन चुनाव में कैंपेन कर रहे थे यूएस प्रेसिडेंसी का, तब उन्होंने अपने लोगों से वायदा करा था कि जब वो अगर जीत करके चुनाव में आते हैं, यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं, तो ईरान से वो बातचीत बढ़ाएंगे। 2015 में दोनों देशों में एग्रीमेंट हुआ था और कहीं न कहीं यूएस अमेरिका इस बात में सक्सेसफुल हो गया था कि ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को हासिल नहीं करेगा। लेकिन वो बातचीत अब थोड़ा खटाई में दिखता जा रहा है, तो उसके ऊपर भी हिंदू ने एक संपादकीय लिखी है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहले तेलंगाना, भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर क्या रणनीति है। दोस्तों, आप जानते हैं कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से निकला हुआ राज्य है। सिर्फ 2 टर्म इसके असेंबली के पूरे होने जा रहे हैं। करीबन 9 साल हुए हैं इस राज्य को बने हुए अभी तक, और मात्र 119 विधानसभा सीट इस राज्य में है। और जो तेलंगाना राष्ट्र समिति है, जो पार्टी सत्ता में अभी है, के चंद्रशेखर राव इसके मुखिया हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को चुनावी फ़ायदा था कि उन्होंने पिछले अपने 2 टर्म में लेफ़्ट को और कांग्रेस को आप ये माने कि ख़त्म कर दिया था वहाँ के राजनीति में। उसी तरह से के चंद्रशेखर राव ने भी तेलंगाना में करा है। कांग्रेस लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है तेलंगाना में। तेलुगु देशम पार्टी की कोई साख वहाँ पर नहीं है, और जगन रेड्डी की जो पार्टी है वाईएसआर कांग्रेस, उसका भी कोई वहाँ पर साख नहीं है। थोड़ा बहुत अगर किसी पार्टी में है दम तो आप असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो एएमआईएम है, उसकी हैदराबाद में थोड़ी बहुत पैठ है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, जिसने कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन जो लास्ट ईयर हुआ था, वहाँ पर इन्होंने अच्छा प्रदर्शन करा था और 2019 के चुनाव में 4 लोकसभा सीटें भी जीती थीं। विधानसभा में मात्र इनके 3 सदस्य हैं। तो ऐसे में जहाँ की अपोजिशन विपक्ष बिल्कुल धाराशायी है, उस क्षेत्र में बीजेपी अपनी पैठ कम समय में मजबूत करने का इरादा रखती है, और कहीं ना कहीं ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई उसका उद्देश्य भी वही था। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और पायनियर, इन चारों अखबारों ने इसके ऊपर कमेंट्री लिखा है और मोटा मोटी इन्हीं बातों पर इन्होंने अपनी विश्लेषण करा है। अगर हम इनकी बात करें टाइम्स ऑफ इंडिया की, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो मानना है कि जिस तरह से ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में अपने प्रो पुअर स्कीम्स को लेकर के काफ़ी राजनीतिक रूप में सफल मानी जाती है, वैसा ही के चंद्रशेखर राव भी तेलंगाना में कर रहे हैं। दोस्तों, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो साउथ इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो रीजनल पार्टीज़ हैं, और अगर उड़ीसा को भी उसमें आप जोड़ दें तो उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, ये चारों राज्यों में जो प्रो पुअर स्कीम्स होते हैं उसकी डिलीवरी भी स्ट्रांग होती है और उस पर ज़्यादा फोकस इन राज्यों का होता है। कहीं ना कहीं इन्हीं वजहों से, और पश्चिम बंगाल को भी अगर जोड़ लें तो इनके लिए ये चुनावी स्ट्रेटजी के रूप में काम करता है, क्योंकि इनको
काफ़ी वोट मिलता है और नेशनल पार्टी के लिए ज़्यादा स्कोप बचता नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एनालिसिस इसी तर्ज पर करा है कि कितनी सिमिलैरिटी ममता बनर्जी और के चंद्रशेखर राव के बीच में है। दोस्तों, एक जो बात समझ में आती है कि बीजेपी को अगर आप देखें, बीजेपी की पॉलिटिक्स को, तो बीजेपी का जो पॉलिटिक्स है, अगर आप इनकी बातों को सुनेंगे तो गरीब कल्याण, ये दो शब्द आपको बराबर सुनाई पड़ेगा। तो गरीब कल्याण माने कि जो प्रो पुअर, जो गरीबों के लिए जो मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, जो स्कीम्स हैं, उसके ऊपर ही ये बातें करती हैं। तो कहीं ना कहीं जो के चंद्रशेखर राव का जो अपना स्ट्रॉन्ग एरिया है, उसी स्ट्रॉन्ग एरिया में बीजेपी कॉम्पीट करने जा रहा है। जो प्रतिस्पर्धा होगी वो दोनों के मजबूत क्षेत्र में होगी। इस वजह से शायद बीजेपी जो उम्मीद कर रही है, उस उम्मीद के मुताबिक इनको फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि के चंद्रशेखर राव, मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रो पुअर स्कीम में बहुत ही स्ट्रांग है। दोस्तों, जो मानसून है वो जून के महीने में थोड़ी कम बारिश हुई थी, लेकिन बाद में जून के आखिरी हफ्तों में बारिश में तेज़ी पकड़ा और देश भर में जो बारिश की जो कमी थी वो अब तक पूरी हो चुकी है। और लेकिन पायनियर ने ये माना है कि जो मानसून का जो प्रोग्रेस है, जो मानसून का जो की जो रफ्तार है, वो एक तरफा नहीं है। पूरे देश के हर राज्यों में जो बारिश होनी चाहिए वो हो नहीं पाई। इसका कारण ये है कि बिहार में, झारखंड में, तमिलनाडु में, केरल में, ये हमारे बड़े राज्य हैं, यहाँ पर बारिश उम्मीद के हिसाब से कम पाई गई है और जिसका खामियाजा वहाँ के किसानों को भुगतना पड़ सकता है। इंडियन एक्सप्रेस ने दोस्तों ये माना है कि एक अच्छी बात यह है कि जो हमारे वाटर रिजर्वायर्स हैं, जहां पानी को इकट्ठा रखा जाता है, उसका जो लेवल है वो 18.2% ज़्यादा है। पिछले 10 साल के एवरेज जो औसतन जो लेवल थे उससे 18.2% ज़्यादा है। तो इसका फ़ायदा निश्चित रूप से हमें सिंचाई वाले कार्यक्रम में मिलेगा और पेयजल की जो भी ड्रिंकिंग वाटर की जो सुविधा लोगों तक पहुंचाने की कवायद सरकार की रहती है, उसमें भी इसका फ़ायदा होगा। और वाटर टेबल का रिचार्ज होना, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अपनी योजनाएं बनी हुई हैं कि तालाब का कैसे फिर से रिवाइव किया जाए। जो तालाब सूख गए थे, जो कुएं सूख गए थे, कैसे उनको रिवाइव किया जाए। जो वाटर बॉडीज़ जिनका अतिक्रमण हो गया था उसे कैसे छुड़ाया जाए, उसको कैसे रिवाइव कराया जाए। अगर इन चीज़ों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार अच्छे ढंग से करे तो वाटर टेबल पूरे साल अच्छा रह सकता है। और जो हमने खबरें पढ़ी कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में महिलाओं को कई माइल चल करके जाना पड़ा अपने ड्रिंकिंग वाटर को लाने के लिए, पेयजल को लाने के लिए, शायद ऐसी चीज़ों को देखना ना पड़े। दोस्तों, जब जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में चुनाव कैंपेन कर रहे थे, तब उन्होंने वायदा करा था कि अगर वो चुनाव जीत करके आते हैं तब ईरान से वो संबंध ठीक करेंगे बातचीत करके। 2015 में जब बराक ओबामा की प्रेसिडेंसी के बाद अमेरिका ने कुछ थोड़ी सी सफलता हासिल भी करी थी और एक इनका एग्रीमेंट भी 2015 में हुआ था कि ईरान जो है एटम बम हासिल नहीं करेगा और दोनों के देशों के रिश्ते नॉर्मलाइज होंगे। अमेरिका ये कोशिश करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय रिकग्निशन, इंटरनेशनल रिकग्निशन ईरान को मिले, जो कि अभी नहीं है। लेकिन दोस्तों, इजराइल की जो लॉबी है अमेरिका में वो बहुत हावी होती है और इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता है कि ईरान के संबंध विश्व के किसी भी देश से ठीक हो, क्योंकि इजराइल की अपनी सोच की समस्या है। ईरान इनका एक पड़ोसी देश है और इनको ईरान से हमेशा अस्तित्व का खतरा इनको हमेशा बना हुआ दिखता है। तो इसलिए इजराइल की जो लॉबी है, द हिंदू का मानना है कि कहीं ना कहीं काम कर रहा है कि अमेरिका और जो ईरान के बीच बातचीत चल रही थी, अब वो शायद पीछे हट गई है। और ये अखबार कहता है कि अमेरिका को ईरान से सीधे बात करनी चाहिए। दोस्तों, जब रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय तेल की दाम काफ़ी बढ़ गई है, ऐसे हालात में ये बहुत ही ज़रूरी है कि ईरान से संबंध अमेरिका के मजबूत हों, ताकि तेल का जो उत्पादन ईरान में होता है वो अन्य देशों को मिल पाए।
दोस्तों आज के संपादकीय की समीक्षा में बस इतना ही। आपको ये कैसा लगा फीडबैक में बताएं और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।